हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक एडवांस ट्रेनी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बिगिनर एंड इंटरमीडिएट ट्रेनी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए ट्रेनिंग की तरफ। एंड बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी चलिए वीडियो में। एक और बात, इस चैनल में आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड सेकेंडली, मेरा एक सेकेंड चैनल है एडी रिकॉर्ड्स करके, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो चैनल भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, ये मेरा वादा है। दैट इज़ इट, वीडियो में चलते हैं। नाउ पहले बिगिनर्स की बात करते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे। बिगिनर लेवल एक लर्निंग फेज होता है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो है वो फॉर्म होता है, इसीलिए हेवी वेट्स, लो रेप रेंज ये सोल्यूशन नहीं है। सो अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मैं मेरे लिए एक ऐसा वेट चूज करूँगा जिससे कि मैं 15 to 20 रेप मैक्स इजीली रीच कर पाऊँ, पर मैं उस सेट को फेलियर तक नहीं ले जाऊँगा। एज ए बिगिनर मुझे उस सेट को फेलियर तक नहीं ले जाना है, क्योंकि एक बिगिनर उस मूवमेंट को अभी सीख रहा है जस्ट। एंड लर्निंग फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपका फॉर्म एंड टेक्निक सही है शुरू से, देन आप फ्यूचर में जाके हेवी वेट्स को इजीली हैंडल कर पाएंगे, एफिशिएंटली एंड सेफली हैंडल कर पाएंगे। सेकेंडली, रिकवरी। एक बिगिनर का बॉडी ट्रेनिंग से फेमिलियर नहीं होता, सो अगर आप आते ही फेलियर तक ट्रेन करेंगे तो आपका बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगा, उसे रिकवर होने में दिक्कत होगा। सपोज मैं एज ए बिगिनर एक पर्टिकुलर वेट के साथ 20 रिपीटेशन तक जा सकता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं 14 या 15 रेप तक करके ही मैं उधर उस सेट को ख़त्म कर दूंगा। मुझे फेलियर तक नहीं ट्रेन करना है एज ए बिगिनर। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बिगिनर को वहीं पर उस सेट को रोक देना चाहिए जहां पर उसे लगता है कि अभी फॉर्म एंड पोस्चर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, टेक्निक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एक इनकरेक्ट टेक्निक या फॉर्म एंड पोस्चर के साथ उस सेट को कंटिन्यू नहीं करना होता, क्योंकि एक बिगिनर, जैसे कि मैंने कहा, लर्निंग फेज में होता है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, दोनों ही बिगिनर है, दोनों ही बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ बेंच प्रेस तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे जो एक्सरसाइजेस है उसके ऊपर भी लागू होता है। तो पहले पर्सन ए की बात करते हैं। वो बेंच प्रेस का 2 सेट परफॉर्म कर रहा है, 15-15 टोटल 30 रिपीटेशन तक, जहाँ पे पहले सेट में उसका 10 रिपीटेशन तक फॉर्म एंड पोस्चर सही था एकदम, पर 11 से 15 तक मतलब 5 रिपीटेशन जो है वहाँ पर उसका फॉर्म एंड पोस्चर कहीं ना कहीं ख़राब हो गया था, पर स्टिल वो अपना सेट कंप्लीट किया। एंड सेकेंड सेट में भी सेम 10 अच्छा फॉर्म एंड पोस्चर के साथ, बट 5 में कहीं ना कहीं फॉर्म एंड पोस्चर ख़राब हो गया था, पर स्टिल वो अपना सेट कंप्लीट किया 15 तक। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ 10 + 10 इसका 20 रिपीटेशन अच्छा फॉर्म एंड पोस्चर के साथ हुआ, 5 + 5 10 रिपीटेशन इसका ख़राब फॉर्म पोस्चर के साथ हुआ, एंड टोटल 30 इसने किया। नाउ पर्सन बी की बात करते हैं। इसने बेंच प्रेस का 3 सेट परफॉर्म किया, पहले सेट में 11 रिपीटेशन, दूसरे में 10 एंड तीसरे में 9, टोटल इसका भी 30 आया। पर पर्सन बी के केस में डिफरेंस ये है कि 10 रिपीटेशन तक उसका सही फॉर्म एंड पोस्चर के साथ गया, 11 में उसे लगा कि कहीं ना कहीं फॉर्म खराब हो गया, इसलिए वो सेट वो वहीं पर ख़त्म कर दिया। सेकेंड सेट में आया 9 रिपीटेशन अच्छा फॉर्म एंड पोस्चर के साथ, 10th में जाके उसे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्म एंड पोस्चर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो सेट वहीं पर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट सेट में आया 8 रिपीटेशन अच्छा फॉर्म के साथ, 9th में जाके उसे लगा कि कहीं ना कहीं फॉर्म फिर से ठीक नहीं है, इसलिए वो सेट वहीं पर वो ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका टोटल अगर आप देखें 27 रिपीटेशंस वो अच्छा फॉर्म एंड पोस्चर के साथ किया, एंड ओनली 3 रिपीटेशन उसने खराब फॉर्म पोस्चर के साथ किया। टोटल इसका भी 30, टोटल इसका भी 30। पर ये क्या किया, जब उसको लगा कि फॉर्म एंड पोस्चर कहीं ना कहीं ख़राब है, उसने नहीं रोका और इसने उस सेट को वहीं पर रोक दिया। डिफरेंस यही था। तो अगर आप इससे कंपेयर करें, बी का एक्सरसाइज सेशन एक ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्सरसाइज सेशन था, क्योंकि उसने 27 अच्छा फॉर्म एंड पोस्चर एंड टेक्निक के साथ किया। जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे ये क्रिएट करेगा बहुत अच्छा होगा, इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ना आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, अगर मैं सेट बढ़ा दूंगा ऐसे तो मेरा टाइम भी तो कंज्यूम होगा, नहीं होगा। पहला बात, क्योंकि बिगिनर फेलियर तक ट्रेन नहीं करता, एंड दूसरा चीज़ आपका रेप रेंज भी तो कम हो रहा है ना। वो 15 रिपीटेशन किया, आप 11 किए, 15 रिपीटेशन किया, आप 10 किए, तो अगर रेप रेंज कम होगा तो फैटिग भी कम होगा, रेस्ट इंटरवल भी कम लगेगा आपको। एंड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। किसी के केस में 5 रिपीटेशन के बाद ही उसे लग सकता है कि फॉर्म ख़राब हो गया, तो वो वहीं पर सेट को ख़त्म कर देगा, 30 सेकेंड और 100 का रेस्ट लेके फिर से नया सेट चालू करेगा। एज ए बिगिनर एम ये नहीं होना चाहिए कि एक बार में मैंने कितना रिपीटेशन परफॉर्म किया,
इनफैक्ट एम ये होना चाहिए कि कितने क्वालिटी रिपीटेशन मैंने परफॉर्म किया ना, क्योंकि वो एक बिगिनर है, एक एक्सरसाइज को सीख रहा है, एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट होने के लिए फ्रीक्वेंसी भी हाई होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम कार्डियो के ऊपर भी सेम ध्यान देना चाहिए जो एक लो इंटेंस स्टेडी स्टेट कार्डियो होगा। तो कैसा रूटीन एक बिगिनर का होना चाहिए, आइए वो देखते हैं। सो एक बिगिनर के केस में फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग होगा। मंडे को फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग, ट्यूसडे को कार्डियो एंड एब्स, वेडनेसडे को अगेन फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग, थर्सडे को कार्डियो एंड एब्स फिर से, फ्राइडे को फुल बॉडी फिर से एंड सैटरडे को कार्डियो एंड एब्स, संडे को एज यूजुअल रेस्ट। सो बिगिनर्स अपने ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को एक बेसिक मूवमेंट के साथ ट्रेन करेंगे। एंड एक्सरसाइज के एंड में स्ट्रेचिंग तो कंपलसरी है जो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, पर एक चीज़ याद रखना कि जो स्ट्रेच है वो स्लाइट डिस्कम्फर्ट कॉज करे, ना कि बहुत ज़्यादा। सो नाउ ये था एक बिगिनर के लिए एक कंप्लीट एंड वेल बैलेंस्ड फुल बॉडी रूटीन। नाउ जब एक बिगिनर अपने जो बेसिक मूवमेंट्स है वो करने में कंफर्टेबल फील कर रहा है, तब वो अपने वर्कआउट में और भी मूवमेंट्स ऐड करेगा। तब ये जो फुल बॉडी रूटीन है ये टाइम एज वेल एज एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। तब ये फुल बॉडी रूटीन टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग होने के कारण इससे बात नहीं बनेगा। तब हम शिफ्ट करेंगे अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट में, एंड इसका मतलब ये हुआ कि एक बिगिनर अभी इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ रहा है। नाउ एक इंटरमीडिएट के केस में रेप रेंज 10 to 15 होगा हेवियर वेट के साथ, एंड अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट होगा। ये कुछ ऐसा होगा, मंडे को लोअर बॉडी, ट्यूसडे को एब्स एंड कार्डियो, वेडनेसडे को अगेन अपर बॉडी, थर्सडे को कार्डियो, फ्राइडे को लोअर बॉडी, सैटरडे एब्स एंड कार्डियो, फिर रेस्ट, संडे को रेस्ट होगा। उसके बाद वीक 2 अपर बॉडी से शुरू होगा, देन ट्यूसडे को कार्डियो, वेडनेसडे लोअर बॉडी, थर्सडे को कार्डियो, फ्राइडे को अपर बॉडी, सैटरडे को कार्डियो एंड अगेन संडे को रेस्ट। अगर आप देखें तो वीक 1 में आपको दिखेगा कि अपर बॉडी का 1 सेशन है, लोअर बॉडी का 2 सेशन है। इम्बैलेंस क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि ये 1 वीक के हिसाब से नहीं बना है, ये 2 वीक के हिसाब से बना है। फर्स्ट वीक में देखें आप लोअर बॉडी से शुरू कर रहे हैं एंड सेकेंड वीक में आप अपर बॉडी से ख़त्म कर रहे हैं। टोटल 3 लोअर बॉडी एंड 3 अपर बॉडी सेशंस इन 2 वीक्स। सो ये था इस वीडियो में। अगर कुछ कन्फ्यूजन है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप उसमें जाके इनबॉक्स में आप टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, मेरा सेकंड चैनल AD Records को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत धमाकेदार कंटेंट उधर आने वाला है। सो दैट इज़ इट। ऑल्सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।